नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाई राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर जिस सिद्धांत की हमने बात की थी, वह सिद्धांत था हमारा जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक का सिद्धांत। उससे पहली क्लास के अंदर हमने जीन पियाजे की सिद्धांत की बात की थी। दोनों ही सिद्धांत क्या है, अपने आप में क्या है, सिमिलर सिद्धांत है। दोनों ही सिद्धांतों को जब हमने पढ़ा, एक तरफ हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ा और दूसरी तरफ हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। इसके सिद्धांत को पढ़ा था, जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ा था। ये दोनों ही सिद्धांत क्या है, अपने आप में क्या है, सिमिलर सिद्धांत है। बस फर्क इतना है कि जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाओं की चर्चा की और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाओं की चर्चा की। जेरोम ब्रूनर की हमने 3 अवस्थाओं को पढ़ा, जो कौन कौन सी अवस्थाएं थी। जेरोम ब्रूनर की हमने 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो 3 अवस्थाओं में जो सबसे पहली अवस्था थी वह थी विधि निर्माण अवस्था। विधि निर्माण अवस्था। और जो दूसरी जो इसकी अवस्था थी वह थी प्रतिमात्मक अवस्था। कौन सी थी? प्रतिमात्मक अवस्था। और तीसरी थी प्रतीकात्मक अवस्था। मैंने बोला था कि इनके इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखने हैं। तो पहली जो थी वो इसे हम बोलते थे इनएक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं हम? इनएक्टिव स्टेज। और प्रतिमात्मक अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इकोनिक स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनिक स्टेज। और जो हमारी प्रतीकात्मक अवस्था उसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। क्या बोलते हैं उसे? सिंबॉलिक स्टेज। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात की थी और इन तीनों अवस्थाओं की चर्चा करने के बाद हमने अब तक 2 सिद्धांत हमारे संज्ञानात्मक विकास के पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे, जो इन दोनों के एक समान होने के कारण ये तीसरा सिद्धांत दिया गया। और ये तीसरा सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंदर आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वह है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हम आज करने वाले हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, वह वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्यों दिया गया और क्या कारण था इस सिद्धांत को देने का? तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत क्या हुए? एक समान हुए। और पियाजे और ब्रूनर ने दोनों ने ही अपने सिद्धांत के अंदर किसको महत्वपूर्ण माना? वातावरण को महत्वपूर्ण माना। किसको महत्वपूर्ण माना? वातावरण को संज्ञान का महत्वपूर्ण घटक माना था। इस कारण इन दोनों के समान क्या हुए? इनकी दोनों के सिद्धांत जो है वो एक समान होने के कारण वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया। और वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत देते हुए संज्ञानात्मक विकास का आधार किसे माना? सामाजिक सांस्कृतिक को माना। समाज को माना। किसको माना? सामाजिक सांस्कृतिक को संज्ञानात्मक विकास का क्या माना? आधार माना। बस इतना सा इनमें फर्क है कि जेरोम ब्रूनर और जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं तो वातावरण और शिक्षा का महत्व रहता है, परंतु जब हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास का, एक बालक के संज्ञानात्मक विकास का आधार किसको मानता है? उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को उसके संज्ञानात्मक विकास का आधार मानता है। और सबसे पहली बात तो हमारी ये होगी, हम ये लिख लेते हैं आराम से। तो देखिए सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत, देखिए इस वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंदर क्या हुआ? वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या कहते हैं हम? सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत हम किसे कहते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था, वो वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके बाद हमें ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत विकास के कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे। विकास के 3 स्तर बताए, और विकास के जो 3 स्तर बताए वो कौन कौन से थे, वो देखते हैं। विकास के 3 स्तर, तो देखिए विकास के जो 3 स्तर बताए, पहला जो स्तर था इसका वह कौन सा स्तर था, वह था वास्तविक विकास स्तर। कौन सा था, वास्तविक विकास स्तर, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक विकास स्तर का मतलब क्या हुआ, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। किसे बोलते हैं हम, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इंग्लिश में हम अगर हमें याद रखना है तो इसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास स्तर, ठीक है ना। उसके बाद इसने जो दूसरा स्तर बताया था विकास का, वह दूसरा स्तर कौन सा था, संभावित विकास स्तर। कौन सा था, संभावित विकास स्तर। और संभावित विकास स्तर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। क्या कहते हैं इसे, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं संभावित विकास स्तर। और जो तीसरी अवस्था, तीसरा जो स्तर बताया था वह बताया था ZPD। कौन सा बताया था, ZPD। क्या बताया था, ZPD। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं समीप्त विकास स्तर। कौन सा, समीप्त विकास स्तर। और अगर हम ZPD की फुल फॉर्म की बात करें तो ZPD की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इन दोनों के अंदर, इन तीनों में फर्क क्या है। देखिए विकास के स्तर बताने का कारण क्या था, क्या समझाना चाहता था वाइगोत्स्की। तो देखिए वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत के अंदर 3 स्तरों में बांटता है। तो 3 स्तरों के अंदर सबसे पहला था वास्तविक विकास स्तर। देखिए वास्तविक विकास स्तर क्या आधार होता है या क्या अर्थ होता है। देखिए वास्तविक विकास स्तर वह उस अवस्था के अंदर होता है जिस अवस्था में बालक के विकास का कोई भी आधार नहीं होता। हमें ये याद रखना है कि वास्तविक विकास स्तर का अर्थ क्या होता है, जिस अवस्था के अंदर बालक के विकास का आधार कुछ नहीं होता, यानी कि बालक के विकास, बालक क्या है, किसी बिना समाज और बिना किसी सांस्कृतिक मूल्यों के क्या करता है, अपना विकास करता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें शेषावस्था की, तो देखिए शेषावस्था में क्या होता है, शेषावस्था में बालक ना तो समाज से जुड़ा हुआ होता है और ना ही संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। ना वह संस्कृति से जुड़ा हुआ और ना ही वह समाज से जुड़ा हुआ, केवल और केवल वह अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, विकास करता है। इस कारण हम उसे कहते हैं वास्तविक विकास स्तर, जिसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि बालक की जो वास्तविक विकास जो होता है वो उस अवस्था के अंतर्गत होता है जिस अवस्था के अंतर्गत वह समाज के किसी भी मूल्य से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसके बाद बात आती है संभावित विकास स्तर की। देखिए संभावित विकास स्तर के अंदर जब बालक बाल्य अवस्था में जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब बालक बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, जब बालक बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है तो उसकी जो उसका आधार होता है उसके विकास का, वह आधार क्या बन जाता है, बालक के विकास का आधार बन जाता है उसका पर्यावरण। क्या बन जाता है, उसका पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब समाज और अध्यापक, और क्या होता है, अध्यापक और उसका परिवार। ये सब क्या हो जाते हैं, ये घटक है जो उसके विकास में उसकी सहायता करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि वास्तविक विकास स्तर के अंदर वाइगोत्स्की के अनुसार उसका कोई भी आधार नहीं होता विकास का, यानी कि वह समाज और परिवार और अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होता है और केवल अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, अपना
विकास करता है। उसके बाद में संभावित विकास स्तर, जो दूसरा स्तर बताया इसने, जिसे हम पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल कहते हैं, जिसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस अवस्था के अंदर या इस स्तर के अंतर्गत बालक जो है वह उसके विकास का आधार या उसके विकास के घटक उसका समाज और उसका विद्यालय, विद्यालय के अंदर उसके अध्यापक जो है वो उसके विकास का क्या बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं या घटक बन जाते हैं। फिर बात आती है जेडपीडी की। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का स्तर किसने दिया था, तो वो दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। देखिए वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का स्तर बताने का क्या अर्थ था, तो उसका अर्थ था कि इन दोनों के बीच में क्या समय लगता है, यानी कि बालक का वास्तविकता से संभाविता में आने में कितना समय लगता है, उस अंतर को कम करने का काम कौन करता है? जेडपीडी करता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। यानी कि इन दोनों के वास्तविकता से संभाविता में आने में जो जितना समय लगा उस समय को कम करना क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है या सम्मिश्र विकास स्तर कहलाता है। अब देखिए जो जेडपीडी होती है ना, जेडपीडी जो होती है वो इन दोनों में अंतर बताती है। और दूसरी बात यह वह कठिनाई का स्तर होता है, यानी कि एक देखिए एक शेषावस्था से बालक जो बाल्यावस्था में आता है तो उसे बहुत सारी विचारों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों के स्तर को भी कौन बताता है? जेडपीडी बताता है। तो सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि कठिनाई का स्तर जो है वो कम करता है, कठिनाई का स्तर कम करता है। दूसरी बात जेडपीडी जो है वह वास्तविक और संभावित विकास स्तर में अंतर बताता है। क्या बताता है? अंतर बताता है। ठीक है ना? क्या बताता है? अंतर बताता है। अब देखिए जब बालक संभावित विकास स्तर में जाता है तो उसके घटक कौन से होते हैं? समाज और उसके अध्यापक या उसके परिवार, ये क्या होते हैं? उसके विकास में उसकी सहायता करते हैं। तो जो अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक और समाज का क्या कार्य होता है? समाज और अध्यापक का कार्य होता है जेडपीडी को क्या करना? कम करना। जेडपीडी के अंतर को क्या करना? कम करना। जेडपीडी का अंतर क्या होता है? देखिए ध्यान से समझना कि वास्तविकता और संभाविता के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं जेडपीडी। क्या बोलते हैं हम उसे? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल। जोन होता है ये, इन दोनों के बीच में एक जोन होता है, जिस जोन को हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? संयुक्त विकास स्तर कहा जाता है। ठीक है ना? तो इन दोनों में, तीनों में के अंदर ये फर्क है कि वास्तविकता के अंदर समाज का कोई भी घटक बालक के विकास में सहायता नहीं करता। संभावित विकास स्तर में उसका पर्यावरण जो है वो उसके विकास में उसकी सहायता करता है। और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के अंतर्गत क्या होता है कि इन दोनों के बीच का अंतर बताने का काम कौन करता है? जेडपीडी करता है। और जेडपीडी के अंदर के अंतर को कम करने का काम कौन करता है? उसका समाज और उसका अध्यापक करता है, यानी कि उसका विद्यालयी वातावरण क्या करता है? जेडपीडी के अंतर को कम करता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के आधार पर कुछ अवधारणाएं भी दी। देखिए ये तो थे विकास के निम्न 3 स्तर बताए थे किसने? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अलावा इसने कुछ अवधारणाएं बताई। उन अवधारणाओं के अंतर्गत बताया कि बालक का विकास किस प्रकार से सहायक होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी अवधारणाओं की, तो सबसे पहली जो आती है संभाषण। देखिए सबसे पहली अवधारणा की जब अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने निम्न प्रकार की अवधारणाएं बताई। तो सबसे पहली अवधारणा होती है आंतरिक अवधारणा संभाषण। कौन सा होता है? आंतरिक संभाषण। देखिए आंतरिक संभाषण का अर्थ क्या होता है? आंतरिक संभाषण का अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं इनर स्पीच। क्या बोलते हैं? इनर स्पीच, यानी कि आंतरिक संभाषण। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का उपयोग क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या याद रखना हमें कि इसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, इसके अनुसार भाषा का प्रयोग
केवल संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब समझते हैं, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना क्या कहलाता है, संप्रेषण। केवल संप्रेषण में काम नहीं आती, बल्कि भाषा स्वयं से बात करने के काम भी आती। बात समझ में आई कि वाइगोत्स्की ने का क्या मानना था अपनी अवधारणा के अंतर्गत, कि वाइगोत्स्की का मानना था कि आंतरिक संभाषण होता है एक बालक के बीच में, एक मनुष्य के बीच में, एक मानव के साथ। आंतरिक संभाषण का मतलब क्या होता है, देखिए संभाषण का मतलब भाषा का उपयोग करना। देखिए जब हम भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं। और उस भाषा का यूज वाइगोत्स्की के अनुसार केवल और केवल संप्रेषण करना नहीं होता। हम अगर नॉर्मल से अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं कि भाषा का उपयोग किस लिए किया जाता है, भाषा का उपयोग किया जाता है संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। एक दूसरे की अपनी बातों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की का मानना था कि केवल संप्रेषण के लिए भाषा का उपयोग नहीं किया जाता, हम स्वयं से बात करने और स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए भी क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। जब देखिए आपको और हम क्या करते हैं, आपस में अकेले बैठे होते हैं तो अपने आप से हम बात करते हैं, तो अपने आप से हम बात करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, तब भी तो हमारा भाषा का कम्युनिकेशन तो हो रहा है, भाषा की वजह से तो हम बात कर पा रहे हैं। अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम स्वयं से भी बात नहीं कर पाएंगे, दूसरों तक तो अपने विचारों को पहुंचाने की बात तो बहुत दूर होगी। तो स्वयं से बात करने और स्वयं को नियंत्रण करने के लिए, तो दूसरी बात हमें याद रखनी है कि भाषा का प्रयोग स्वयं को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। स्वयं को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वाइगोत्स्की का यह मानना है कि जिन बालकों के अंदर आंतरिक संभाषण सर्वाधिक होता है, वह सामान्य बालकों से ज्यादा सफल होते हैं। यानी कि जो बालक अपने आप से बात ज्यादा करते हैं, दूसरों से बातें कम करते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो सामान्य बालक होंगे उनसे ज्यादा वे क्या होंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार सफल होंगे, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो होंगे ना। जब हम व्यक्तित्व को पढ़ते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालकों के अंदर एक विशेषता हम ये भी पढ़ते हैं कि ये बालक जो है वो कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये दूसरों से तो कम बोलते हैं परंतु खुद से स्वयं से बहुत ज्यादा बातें करते हैं, स्वयं से बात करके अपने आप पर क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं। तो ये वाइगोत्स्की का क्या था, मानना था कि आंतरिक संभाषण जिसके अंदर सर्वाधिक होगा वह बालक क्या होगा, ज्यादा सफल होगा। और आंतरिक संभाषण का अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे कि आंतरिक संभाषण का मतलब अपने आंतरिक अंगों से बात करना, या अपने आप से, अपने मस्तिष्क से बात करना, अपने मस्तिष्क की क्रियाओं, अपने विचारों का अपने के लिए ही क्या करना, यूज करना, आंतरिक संभाषण कहलाता है। अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए जब हम स्वयं से बात करते हैं तो वह कहलाता है हमारा आंतरिक संभाषण। क्या कहलाता है, आंतरिक संभाषण। और दूसरा इसने बताया था सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम, ठीक है। सहयोगी अधिगम का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। जब हम सीखने के लिए या अधिगम करने के लिए किसी दूसरी की सहायता लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा सहयोगी अधिगम कहलाता है। ठीक है। सहयोगी अधिगम के अंदर क्या होता है, विद्यार्थियों का एक छोटा समूह है, विद्यार्थियों का एक छोटा समूह है, विद्यार्थियों का एक छोटा समूह है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी बातचीत करता है। क्या करता है, आपसी बातचीत करता है।
और यह क्या कहलाता है, सहयोगी अधिगम। यानी कि अधिगम करने के लिए किसी दूसरे का सहयोग प्राप्त करना। आपने देखा होगा जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं हम, ग्रुप स्टडी करते हैं, तो जो ग्रुप स्टडी होती है वो इसी का ही पार्ट है। क्या है वो, सहयोग अधिगम होता है, सहयोगी अधिगम कहलाता है। देखिए ग्रुप स्टडी जो होती है, ग्रुप स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, 3-4 बच्चे जो एक साथ बैठकर जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे से क्वेश्चन या प्रश्नों को पूछकर हम अपनी समस्याओं को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और दूसरी की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास हम करते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब हम दूसरों का सहयोग कर रहे हैं और दूसरों को सहयोग दे रहे हैं तो वह क्या हुआ, सहयोगी अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, सहयोगी अधिगम, जिसमें विद्यार्थियों का एक समूह होता है, यानी कि ग्रुप में स्टडी की जाती है, जिसके अंदर बालक जो है वो दूसरों से प्रश्न पूछकर और दूसरों को प्रश्न बताकर क्या करता है, अपनी और दूसरे की क्या करता है, समस्याओं को हल करने का काम करता है। इसलिए इसे बोला जाता है सहयोगी अधिगम। ये वाइगोत्स्की का दूसरी अवधारणा थी। तीसरी अवधारणा इसके अंदर इसने बताई पारस्परिक अधिगम। देखिए पारस्परिक अधिगम के अंदर क्या होता है, देखिए पारस्परिक अधिगम के अंदर क्या होता है, पारस्परिक अधिगम के अंदर विद्यार्थियों का समूह है जब किसी निर्देशक के अंडर में काम करता है, किसके, एक निर्देशक या एक निदेशक के अंडर में काम करता है, उसके अंतर्गत काम करता है, तो वह क्या कहलाता है, पारस्परिक अधिगम कहलाता है। पारस्परिक अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थियों का समूह क्या करता है, विद्यार्थियों का समूह है किसी निर्देशक के अंतर्गत अपनी समस्या हल करता है। क्या करता है, अपनी समस्या हल करता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों का समूह है किसी अध्यापक की देख-रेख में कार्य करता है, किसी अध्यापक की देख-रेख में क्या करता है, कार्य करता है, तो वह क्या कहलाता है, पारस्परिक शिक्षण कहलाता है या पारस्परिक अधिगम कहलाता है। ठीक है ना, पारस्परिक टीचिंग कहलाती है, पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। देखिए बात समझ में, 3 अवधारणाएं बताई, पहले 3 स्तर दिए थे, उसके बाद में 3 अवधारणाएं बताई। पहली आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण का मतलब इनर स्पीच, अपने आप से बात करना और अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए भाषा का प्रयोग करना, क्या कहलाता है, आंतरिक संभाषण कहलाता है। फिर आता है सहयोगी अधिगम, जब विद्यार्थियों का एक छोटा समूह है अपनी समस्याओं या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी और का सहयोग लेता है या समूह का सहयोग लेता है, तो वह क्या कहलाता है, सहयोगी अधिगम। जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो अपनी समस्याओं को दूसरों से हल करवाते हैं और दूसरों की समस्याओं को स्वयं हल करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, आपका सहयोगी अधिगम कहलाता है। तीसरा आता है पारस्परिक अधिगम, इसमें विद्यार्थियों का समूह किसी निर्देशक के कार्य अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि एक बालकों का समूह जो है वो अध्यापक की देखरेख में अगर कोई शिक्षण कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है, पारस्परिक अधिगम कहलाता है। तो बात समझ में आई, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आपको इतनी ही महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले इसने क्या बताया, अपने 3 स्तर बताए। थोड़ा सा हम डिटेल से इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। पहला स्तर कौन सा बताया इसने, पहला स्तर बताया हमारा वास्तविक विकास स्तर। कौन सा, वास्तविक विकास स्तर। और जो दूसरा बताया, दूसरा क्या बताया था इसने, दूसरा बताया था संभावित विकास स्तर। कौन सा, संभावित विकास स्तर। तीसरा बताया समीप विकास स्तर, इसे हम बोलते हैं ZPD। ठीक है ना, तो ये 3 विकास स्तर बताए थे इसने। तीनों विकास स्तर में सबसे पहला विकास का स्तर जिसके अंदर
समाज और संस्कृति का योगदान नहीं। इसमें पर्यावरण का योगदान, और ये क्या करता है, जेडपीडी क्या करता है, इन दोनों का अंतर बताता है। क्या बताता है? इन दोनों का अंतर। इन दोनों का क्या बताता है? अंतर। यानी कि वास्तविक विकास दर में समाज में संस्कृति का कोई योगदान नहीं होता विकास के अंदर, और संभावित विकास दर के अंदर किसका योगदान होता है? पर्यावरण का। और जेडपीडी इन दोनों के बीच का अंतर कम करने का काम करता है, या इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। उसके बाद में 3 अवधारणाएं दी। इनके बाद 3 अवधारणाएं दी। अब ये 3 अवधारणाएं कौन कौन सी थी? तो पहली अवधारणा क्या बताया इसने बताया था आंतरिक संभाषण। क्या बताया? आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण। और दूसरा क्या बताया इसने? दूसरा बताया था इसने सहयोगी अधिगम। क्या बताया? सहयोगी अधिगम। क्या बताया? सहयोगी अधिगम। और जो तीसरा बताया तीसरा क्या बताया था इसने? पारस्परिक शिक्षण। कौन सा बताया? पारस्परिक शिक्षण। इन तीनों में भी क्या अंतर है कि आंतरिक संभाषण स्वयं से बात करना, स्वयं पर नियंत्रण करने के लिए जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं, आंतरिक संभाषण कहलाता है सहयोगी अधिगम में जब हम अपने ही समूह में किसी व्यक्ति का, किसी बालक का क्या करते हैं? सहयोग लेते हैं, तो वह सहयोगी अधिगम। और पारस्परिक शिक्षण के अंदर हम किसी निर्देशक के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे एक अध्यापक के अंतर्गत बालकों का टीचिंग करना या टीच करना या शिक्षण कार्य करना क्या कहलाता है? पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो यहाँ होता है कंप्लीट। इस सिद्धांत के अंदर महत्वपूर्ण बातें आपको ये याद रखनी है कि इसके जो 3 स्तर वो याद रखने हैं कि 3 स्तर कौन से? 3 स्तरों के अंदर अपने सिद्धांत को बांटा किसने? वाइगोत्स्की ने बांटा। और कितनी अवधारणाओं में बांटा? तो 3 अवधारणाओं के अंतर्गत बांटा। और तो पहली बात मैंने आपको यहाँ बताई कि इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। इस सिद्धांत का नाम क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसे हम कहते हैं। तो इतनी सी बातें हैं इस सिद्धांत के अंदर जो हमें महत्वपूर्ण रूप में याद रखनी है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए सिद्धांत पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।